नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है। इस वीडियो में हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो लंबा होगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इस वीडियो को देखें ताकि आपको फुल कंसेप्ट मिल पाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता क्या है क्या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। आपने कभी ये देखा है, ये कोलिजन, कोई भी जब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ कोलाइड करते हैं, है ना, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ कोलाइड करते हैं तो वहाँ जो फोर्सेस एक्ट करता है, जो इम्पल्सिव फोर्सेस होता है, जो इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट करता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करता है ना। वो इम्पल्सिव फोर्सेस बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जब किसी सर्किट में एक चार्ज, ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लो करे, ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लो करे, तो उसे मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्पेशली डिजाइंड गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। जब चार्ज बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लो करे, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे वहाँ पर क्या था कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स टकराते थे, है ना, कोई दो ऑब्जेक्ट्स जब टक्कर खाते थे तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे कुछ फोर्सेस लगता था जिसे इम्पल्सिव फोर्सेस कहते थे हम, और उसे हम इम्पल्स के हेल्प से मेजर करते थे। तो यहाँ पर ये जो चार्ज फ्लो करता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसे हम एक स्पेशली डिजाइंड गैल्वेनोमीटर के हेल्प से मेजर करते हैं, जिसे हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है? एक स्पेशली डिजाइंड गैल्वेनोमीटर है जिसके हेल्प से हम लोग जो चार्ज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो करता है ना, उसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या क्या एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के पास दो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, ये एक मैग्नेट के, ठीक है, एक मैग्नेट का दो पोल्स है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम देख पा रहे हैं ये जो ब्लैक वाला, ये कहीं पर रिजिड सपोर्ट है या ऐसा कहें, ये एक वॉल है। ठीक है, जिस वॉल में हमने यहाँ पर ये एक स्ट्रिप अटैच किया है और ये स्ट्रिप फॉस्फोर ब्रॉन्ज का है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कोई स्ट्रिप अटैच किया है और इसी स्ट्रिप से हमने यहाँ पर एक कॉपर वायर का कॉइल को अटैच किया है। ठीक है, और ये जो कॉइल है कहाँ पर सस्पेंडेड है? ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में सस्पेंडेड है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिजिड सपोर्ट है, हमारा जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के बीच यहाँ पर ये कुछ सर्कल सा बना हुआ है। ये क्या है? ये मिरर है। ठीक है, ये क्या है? ये मिरर है, और ये मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप हम देख रहे हैं, ये स्ट्रिप फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है। चलिए इसे भी यहाँ लिख लेते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज। ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का ये स्ट्रिप है। तो ये कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में होते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो पहले हमें ये समझना होगा, तो हमने यहाँ पर लिख के भी रखा है कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या क्या कंसिस्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉपर वायर कॉइल, जैसा कि हमने कहा ये कॉपर वायर कॉइल है, ऑफ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए इसे यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ताकि हम आगे समझेंगे कि क्यों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज होता है। वुंडेड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग फ्रेम, चलिए इसे भी यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं। The coil is suspended in a magnetic field by means of a thin phosphor bronze strip, जैसा कि हमने कहा ये जो स्ट्रिप है ये phosphor bronze का स्ट्रिप है। ठीक है, a concave mirror is attached rigidly to the phosphor bronze strip to record the deflection of the coil by lamp and scale arrangement। ठीक है, समझ रहे हो।
हमने कहा कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो है ये कॉपर वायर कॉइल कंसिस्ट करता है, और ये जो कॉपर वायर का कॉइल है ये किस पर वुंडेड है? एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर वुंडेड है। ठीक है, किस पर वुंडेड है? एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर, जैसा कि देख रहे थे, नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर ये वुंडेड है। ठीक है, और इसे ये जो हमारा जो कॉइल है, इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया है एक स्ट्रिप के हेल्प से। ठीक है, ऐसा कहें एक थिन लॉन्ग स्ट्रिप के हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को, ये जो कॉइल है ABCD, ये जो कॉइल है इसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया है एक थिन लॉन्ग स्ट्रिप के हेल्प से, और वो स्ट्रिप किसका है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप है। ठीक है, और इसी स्ट्रिप में एक जगह पर ये जो गोल सा दिख रहा है, यहाँ पर एक मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है जो अटैच्ड है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये कुछ ऐसे ऐसे कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल होगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है ये आपका फास्फोर, ये वाला फास्फोर ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर मिरर है। तो होता क्या है कि जब ये, तो मिरर भी इससे कॉइल से कनेक्टेड है, जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा तो इसके साथ साथ ये जो मिरर है ये भी डिफ्लेक्ट करेगा। होता क्या है कि जो मिरर है, इस मिरर के 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर क्या होता है? एक मीटर स्केल होता है और एक लैंप होता है। ठीक है, लैंप से जो लाइट अभी फॉल करेगा मिरर पर वो तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, अभी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन जैसे ही ये जो हमारा जो कॉइल है ये जैसे ही डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ऐसे जैसे ही ये डिफ्लेक्ट करेगा, क्या होगा? मिरर भी इसके साथ साथ डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। जो मिरर होगा यहाँ पर वो भी डिफ्लेक्ट करेगा इसके साथ साथ। तो मिरर पर जो लाइट पड़ रहा है वो लाइट जब डिफ्लेक्ट होगा तो वो लाइट स्केल पर जाएगा। ठीक है, स्केल पर जाएगा, वहाँ से हमें इस कॉइल का डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, वो डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना होता है। उसी डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा कि इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन की बात हुई, है ना, इसके एसेंशियल पार्ट्स की बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ जो कॉइल लिया है, ये जो कॉइल है, ये कॉपर वायर का जो कॉइल है, ये कॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो लार्ज होता है ना। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज क्यों होता है? देखो होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर कि t जो टाइम पीरियड होता है इस कॉइल का वो होता है ऐसा, t = 2 पाई √I/c, जहाँ पर I जो है इस कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और c जो है ये जो सस्पेंशन है हमारे पास, इस सस्पेंशन का टॉर्शनल कांस्टेंट है। इससे हम ये देख पा रहे हैं, अगर हम पूरे को रिसॉल्व करेंगे पूरे को, तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, I = T/2 और T² 4πc, कुछ ऐसा इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि I क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? T पर, टाइम पीरियड पर, है ना। मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? टाइम पीरियड पर। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? लार्ज है। जो कॉइल हमने लिया है कॉपर वायर का कॉइल, इस कॉइल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लार्ज है। इट मीन्स है कि इसका जो डिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड होगा वो भी लार्ज होगा। इससे पूरा करंट, जो ट्रांजिएंट करंट होगा, वो पूरा करंट इससे पास हो जाएगा, उसके बाद ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है, इसलिए इसका टाइम पीरियड लार्ज है, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब हमने ये देखा कि ये जो कॉपर वायर का कॉइल है ये एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर वुंडेड है। देखो होता क्या है, अगर ये कंडक्टिंग फ्रेम पर वुंडेड होता तो इससे क्या होता? इससे होता ये कि वहाँ पर कुछ इंड्यूस्ड करंट होता। ठीक है, कुछ करंट इंड्यूस होता फ्रेम में, जिसके कारण वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग भी होता। लेकिन यहाँ पर जो फ्रेम हम लोग ले रहे हैं वो फ्रेम क्या है? नॉन कंडक्टिंग फ्रेम है। इट मीन्स ये कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डंपिंग होगा वो यहाँ पर नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, देखो ऐसे तो, क्योंकि जहाँ पर भी ये रहेगा तो एयर में रहेगा, तो एयर में तो कुछ विस्कोसस फोर्स रहता ही रहता है ना, कुछ ना कुछ डैम्पिंग इस पर एक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? डैम्पिंग को नेग्लिजिबल लेकर के आगे का डेरिवेशन करेंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है? अब एक और पॉइंट है जो यहाँ पर हमें समझना जरूरी है। हमने यहाँ पर क्या किया था कि द कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय मींस ऑफ अ थिन फास्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। देखो
फास्फोर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रिप है वो थिन होता है, ठीक है, वो थिन होता है। होता क्या है कि ये जो टॉर्सनल कांस्टेंट है सी, ये जो सी देख रहे हैं, ये जो टॉर्सनल कांस्टेंट सी है ये वाला, ठीक है, ये टॉर्सनल कांस्टेंट को हमें यहाँ पर कम रखना है, इसके वैल्यू को कम रखना है, जिसके कारण हमने क्या किया है कि ये जो फास्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप हमने लिया है, ये स्ट्रिप लंबा होना चाहिए प्लस ये थिन होना चाहिए, ताकि जो टॉर्सनल कांस्टेंट हो वो कम हो। इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है कि जो स्ट्रिप हमने लिया है ये फास्फोर ब्रॉन्ज का लिया, और ये फास्फोर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप हमने लॉन्ग और थिन लिया, यही कारण है। तो चलिए इसके थ्योरी पार्ट्स की तरफ चलते हैं और थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आए। तो चलिए चलते हैं थ्योरी पार्ट्स की तरफ। तो चलिए ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ से ये जो फर्स्ट टर्मिनल है, ये जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है, ये फर्स्ट वाले टर्मिनल से क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं करंट आई, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कॉइल है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ है ये कॉइल, इट मीन्स है इस पर कुछ फोर्स एक्ट करेगा। तो चलिए बारी बारी से फोर्सेस को देख लेते हैं। तो चलिए ये जो ए बी है, ये जो आर्म ए बी है और ये जो आर्म डी सी है, ये दोनों आर्म्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स है कि इस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, इन दोनों पर जो फोर्सेस एक्ट करेगा वो मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है। लेकिन आर्म बी सी और आर्म ए डी, ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से पैरेलल है, इट मीन्स है कि इन पर जो फोर्सेस होंगे आर्म बी सी और आर्म ए डी पर जो फोर्सेस होंगे ये फोर्सेस जीरो होंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड का, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो जीरो होंगे, लेकिन इन दोनों आर्म्स पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। अब देखो जब तुम चेक करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि ये आर्म एडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो कुछ अंदर की तरफ, कुछ ऐसे है ना, कुछ ऐसे अंदर की तरफ कुछ ऐसे एक्ट करेगा। लेकिन जब तुम इस पर चेक करोगे, इस आर्म सीडी पर, तो तुम्हें ऐसे दिखेगा फोर्स, कुछ ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा, है ना, ये बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखेगा। इट मीन्स है कि एक फोर्स अंदर की तरफ है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है, कुछ ऐसे। इट मीन्स है कि यहाँ पर क्या होगा, कॉइल थोड़ा सा रोटेट करेगा, है ना, मतलब कॉइल पर कुछ टॉर्क लगेगा। तो चलिए पहले उस टॉर्क को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो टॉर्क एक्ट करेगा इस पर, क्योंकि देखो कुछ एक फोर्स तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इस पर आर्म ए बी पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और जो आर्म सी डी है, ये जो सी डी है, इस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर ये जो कॉइल है वो हल्का सा डिफ्लेक्ट करके ऐसा क्या है, रोटेट करेगा, ठीक है। इट मीन्स है कि इस पर जो है कुछ टॉर्क लगेगा। देखो इस पर जो फोर्स लगा है, आर्म ए बी पर जो फोर्स लग रहा है और आर्म सी डी पर जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल है, बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, वो अलग है, ठीक है। यहाँ पर आर्म सी बी या ऐसा कहें बी सी और ए डी पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो जीरो है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से पैरेलल है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इन पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस इक्वल तो है ही, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, आर्म ए डी पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ कुछ ऐसे, आर्म सी डी पर जो फोर्स है वो कुछ ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कपल फॉर्म होगा, ठीक है, एक कपल फॉर्म करेगा, ये जो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है ये एक कपल फॉर्म करेगा। तो चलिए उस कपल को यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है। टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ये जो कॉइल है, इस कॉइल ए बी सी डी पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू एन आई एल बी। ये बिग बी जो है, कैपिटल बी, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल क्या है, इस कॉइल का लेंथ है, और जो स्मॉल बी है ये क्या है, इस कॉइल का ब्रेथ है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एन आई बी, ठीक है। आई क्या है, ये करंट है जो यहाँ पर फ्लो कर रहा था, हमने यहाँ पर लिखा है, और बी ब्रैकेट स्मॉल एल क्रॉस स्मॉल बी, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एरिया बना लिए, ये क्या है, ये कॉइल का एरिया बना लिया गया है, कैपिटल ए से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो ये कॉइल का एरिया हो गया। आप यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर ए इज एरिया ऑफ कॉइल। चलिए ये कॉइल का एरिया है,
तो चलिए, हमें तो ये पता चल गया कि इस पर कितना टॉर्क लग रहा है, कितना फोर्स इस पर लग रहा है। तो चलिए अब ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो स्मॉल करंट आई हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये जो करंट आई है ये एक स्मॉल टाइम dt के लिए फ्लो करे। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ये जो स्मॉल करंट आई है ये फ्लोज फॉर अ स्मॉल टाइम dt, फॉर अ स्मॉल टाइम dt के लिए जब ये फ्लो करेगा, इससे क्या होगा कि ये जो क्वाइल है इस क्वाइल पर कुछ एंगुलर इंपल्स एक्ट करेगा। हमें इसी एंगुलर इंपल्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता करना होगा कि इस पर कितना एंगुलर मोमेंटम एक्ट कर रहा है ना। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि करंट आई अगर फ्लो करेगा स्मॉल टाइम dt के लिए, तो देन एंगुलर इंपल्स इज, यहाँ पर ये जो टॉर्क हमने फाइंड आउट किया है और ये स्मॉल टाइम dt, तो टॉर्क हमारा क्या है, टॉर्क है NIB A, यहाँ पे A लिख लिया था हमने, क्रॉस dt। चलिए ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि ये जो करंट है ये करंट होल टाइम t के फ्लो करे, ठीक है, मतलब एक टोटल टाइम t के लिए फ्लो करे, तो क्या होगा, जब ये करंट टोटल टाइम t के लिए फ्लो करेगा तो एंगुलर इंपल्स हमें मिलेगा। वो एंगुलर इंपल्स होगा कुछ ऐसा, इंटेग्रल 0 to t NIBA dt, जो इक्वल होगा किससे, इंटेग्रल 0 to t NIBA dt, और ये इक्वल होगा किससे, NBA, ये I इंटू यहाँ पर t आएगा। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये t मिलेगा वैल्यू, तो यहाँ पर होगा NBAQ। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट होता है ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, तो करंट इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो चार्ज से इक्वल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसका प्रोडक्ट को चार्ज लिखा है। तो चलिए हमें एंगुलर इंपल्स का वैल्यू मिला। अब इसी एंगुलर इंपल्स के वैल्यू के हेल्प से हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू निकालेंगे, जो इस ये वाले क्वाइल पर एक्ट करेगा। क्योंकि देखो हमें कुछ एंगुलर मोमेंटम चाहिए, है ना, क्योंकि देखो सबसे पहला बात है कि क्वाइल यहाँ पर रोटेट करेगा, क्वाइल रोटेट करेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। तो ये एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेगा, हमें एंगुलर इंपल्स से मिलेगा। तो चलिए एंगुलर इंपल्स हमने निकाल लिया, अब पता करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर ऐसा कंसिडर करना होगा कि लेट ओमेगा बी द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ऑफ द क्वाइल, क्वाइल का ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, एंड आई बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलिए MOI लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्वाइल अबाउट द सस्पेंशन, सॉरी ये S यहाँ होगा और ये यहाँ पे E होगा, सस्पेंशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा जो इस इंपल्स के कारण प्रोड्यूस होगा यहाँ पर, वो एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा किससे, I ओमेगा से। ठीक है, I ओमेगा इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला था एंगुलर इंपल्स को जो था NBAQ। चलिए हमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू मिल गया, और ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में यूज करेंगे। तो चलिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि हम एक चीज़ जान रहे थे कि इनिशियली क्वाइल रेस्ट पर था, तो उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, वो कितना होगा, वो होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये वाला काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर स्टार्टिंग में। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इससे पहले हमने एक चीज़ कंसिडर किया है कि यहाँ जो डैम्पिंग एक्ट करेगा वो डैम्पिंग बहुत स्मॉल होगा, हमने नेग्लिजिबल डैम्पिंग लिया है यहाँ पर। इट मीन्स ये है कि ये पूरा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो क्वाइल है, ये हमारा जो क्वाइल है, इस क्वाइल को ट्विस्ट करने में यूज हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वाइल है इस क्वाइल को, है ना, एक एंगल थीटा के थ्रू ट्विस्ट करने में, या ऐसा कहें कि मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट के थ्रू ट्विस्ट करने में ये पूरा काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर तो कोई डैम्पिंग है नहीं, है ना, तो कोई किसी भी तरह का यहाँ पर जो एनर्जी हमारा वो लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि द कॉइल पोजेस काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर एट स्टार्ट विच इंटायरली यूज्ड फॉर डूइंग वर्क इन ट्विस्टिंग द सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन को ट्विस्ट करने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसमें पूरा यूज हो जाएगा। इफ सी, ठीक है, हमने यहाँ कंसिडर किया कि इफ सी इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इन द सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन जब ये है ये वाला कुछ ऐसे हम देख पा रहे हैं, जो फास्फोरस बन जाए, तो इस सस्पेंशन का जो ये जो सस्पेंशन है, इस सस्पेंशन में जो रिस्टोरिंग कपल होगा पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है, जैसे कि ये ट्विस्ट हो रहा है हल्का सा, तो इसके हर एक यूनिट ट्विस्ट पर जो रिस्टोरिंग कपल यहाँ पर एक्ट करेगा वो रिस्टोरिंग कपल हमने सी ले लिया। ठीक है, देन द कपल फॉर ए ट्विस्ट थीटा। ठीक है, एक यूनिट ट्विस्ट के लिए हमने जो रिस्टोरिंग कपल लिया है ना, एक यूनिट ट्विस्ट के लिए, ठीक है, यूनिट ट्विस्ट के लिए जो हम लोग रिस्टोरिंग कपल लिया वो था सी। तो जब हम कॉइल है उसे जब हम थीटा एंगल ट्विस्ट कर देंगे तो उस पर जो रिस्टोरिंग कपल लेगा वो रिस्टोरिंग कपल कितना होगा, सी थीटा। ठीक है, देख पा रहे हैं हम कि इफ सी इज द रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इन द सस्पेंशन देन द कपल फॉर अ ट्विस्ट थीटा इज सी थीटा। क्लियर समझ में आ रहा है? अब एक एडिशनल एंगल डी थीटा के थ्रू, है ना, थीटा हमने उसे ट्विस्ट कर दिया। थीटा ट्विस्ट करने के बाद भी जब हम उसे थीटा डी थीटा अगर और ट्विस्ट कर रहे हैं, है ना, और ट्विस्ट कर रहे हैं, तो हम कितना वहाँ पर कितना रिस्टोरिंग कपल होगा, वो कुछ ऐसा होगा, सी थीटा इंटू डी थीटा। द वर्क डन फॉर एन एडिशनल ट्विस्ट डी थीटा इज सी थीटा डी थीटा। क्लियर समझ में आ रहा है? अब है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब ये है कि अगर जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट है, समझ में आ रहा है ना, कि जो मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो उसे हमने क्या लिया, थीटा नॉट। मैक्सिमम एंगल ऑफ ट्विस्ट को थीटा नॉट लिया हमने। तो थीटा नॉट, ये जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल को थीटा नॉट एंगल ट्विस्ट करने में, ठीक है, थीटा नॉट एंगल ट्विस्ट करने में हम कितना वर्क डन करेंगे, चलिए उसे फाइंड आउट करना होगा, है ना। रिस्टोरिंग कपल के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं तो चलिए उसे फाइंड आउट करेंगे। वो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पे हमने लिखा है इंटीग्रल 0 टू थीटा नॉट। 0 हमारा इनिशियल एंगल है और मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट है। सी क्या है, रिस्टोरिंग कपल है ना, और थीटा क्या है, जो एंगल हमने यहाँ पर ये लिया था, और ये डी थीटा स्मॉल एंगल। ठीक है, तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा मिलेगा, सी थीटा स्क्वायर बाई टू। तो हम इसे चलिए कुछ ऐसे लिख लेते हैं, 1/2 सी थीटा ये नॉट होगा, ठीक है, थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो काइनेटिक एनर्जी है और ये जो हमें मिला है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ इक्वेट करेंगे। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कि ऑन इक्वेटिंग 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 सी थीटा नॉट स्क्वायर। ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1/2 सी थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी थीटा नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान दो, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ही I का वैल्यू फाइंड आउट किया था। टाइम पीरियड जो था, टाइम पीरियड के हेल्प से I का वैल्यू फाइंड आउट किया था, जो कॉइल का टाइम पीरियड था। यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4 पाई, ये यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 4 पाई स्क्वायर सी। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया था। ठीक है, ये जो वैल्यू हमें मिला है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पहले एक बार लिख लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ कॉइल का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, जिससे हमें I का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 2 पाई पहले इधर लेके आएंगे, है ना, फिर ये स्क्वायर लेकर के जाएंगे, तो हमें मिलेगा t स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और फिर ये c उधर लेके जाएंगे, तो कुछ ऐसे मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए इससे ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और ये वाला जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2
एंड 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई और आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर वहाँ पहले से है, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम ये कर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टी स्क्वायर है और ये सी है और ये सी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा नॉट स्क्वायर पहले से है और ये वाला 4 पाई स्क्वायर और ये यहाँ पर थीटा नॉट स्क्वायर। चलिए हमें यहाँ पर कुछ ऐसे मिल रहा है। अगर हम चाहें तो इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई ओमेगा पर होल टू द स्क्वायर इज इक्वल टू टी सी बाई 2 पाई थीटा नॉट पर होल स्क्वायर, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये थीटा, ये स्क्वायर स्क्वायर को कट कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आई ओमेगा इज इक्वल टू टी सी बाई 2 पाई थीटा नॉट। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। अब याद कीजिए हमने इससे पहले भी आई ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट किया है। वो वैल्यू कहाँ पर फाइंड आउट किया था, ये लीजिए यहाँ पर आपके सामने है ये। चलिए इसे निकाल देते हैं यहाँ से। हमने आई ओमेगा का वैल्यू इससे पहले भी निकाला है जो एन बी ए क्यू से इक्वल है। तो आई ओमेगा इज इक्वल टू 2 टी सी बाई 2 पाई थीटा नॉट। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पर हमारे पास अच्छा स्पेस है, यहीं पर कंपेयर करते हैं। तो ऑन कंपेयरिंग 1 and 4, 1 और 4 को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन बी ए क्यू इज इक्वल टू टी सी 2 पाई थीटा नॉट। चलिए अब ये जो तीनों है, इस तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इधर राइट हैंड साइड पे लेकर के आएंगे। यहाँ पे लिखेंगे q इज इक्वल टू टी सी बाई एन बी ए थीटा नॉट बाई 2 पाई, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम। तो ये लीजिए, ये जो चार्ज है ये हमें चार्ज का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये जो हमारा बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, इससे यहाँ पर से जो चार्ज फ्लो करेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो चार्ज होगा q इज इक्वल टू टी सी बाई एन बी ए थीटा नॉट बाई 2 पाई। समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या होता है कि हम डिफ्लेक्शन जो ये करता है ना, ये जो डिफ्लेक्शन ये करता है, इसी डिफ्लेक्शन की मदद से चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो टी है टाइम पीरियड कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ए कांस्टेंट है जो एरिया है, और ये 2 पाई कांस्टेंट है। इट मीन्स है कि ये जो क्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, थीटा नॉट पर। इट मीन्स है कि वहाँ पर जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है उस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर ही चार्ज डिपेंड करता है। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चार्ज फ्लो करेगा तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगा कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। इसी डिफ्लेक्शन की मदद से हम चार्ज को कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना चार्ज वहाँ पर फ्लो कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो Q है हम इसे कुछ ऐसे लिखते हैं, Q इज इक्वल टू के थीटा नॉट, क्योंकि यहाँ पर टी सी एन बी ए 2 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। जहाँ पर ये जो K है इसे हम कहते हैं बैलिस्टिक कांस्टेंट, बैलिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इस K को हम लोग क्या कहते हैं, बैलिस्टिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो K है, इस ये K इक्वल होता है किससे, K इक्वल होता है आपका C बाई एन बी ए, ठीक है। ये C बाई एन बी ए डॉट T बाई 2 पाई से इक्वल होता है, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है चीज़। तो इस वीडियो में हमने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को डिस्कस किया और हम माफ़ी चाहेंगे आपसे, ये वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इस वीडियो में हमने डेफिनेशन, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन, उसका थ्योरी है ना, उसका कंस्ट्रक्शन, सबको हमने डिटेल्स में समझा है। धन्यवाद, आप इतनी देर तक इस वीडियो पर बने हुए हो। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है, आपको लगा कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इस चैनल को अपना वैल्यूएबल सपोर्ट दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपसे, जहां पर हम और भी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे आपसे। उम्मीद है कि आपको ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का टॉपिक समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि आपका जो डाउट्स है हम उस डाउट्स को दूर कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।